हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे कुछ एटॉमिक मॉडल्स जो कि ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल्स नहीं थे। उसके बाद आता है हमारा बोर मॉडल जो कि नील्स बोर ने दिया था 1913 में, और 1922 में इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था भाई जो नील्स बोर ने दिया था, इसलिए इनके नाम पर भाई पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है जिसका नाम है बोरियम। तो भाई लास्ट वीडियो में हम रदरफोर्ड मॉडल कवर कर चुके हैं। रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कमियां रह गई थी जिसको बताने के लिए नील्स बोर मॉडल आया था। तो क्या कमियां थी, पहले वो कमियां देख लेते हैं एक बार वापस। तो सबसे पहली कमी ये थी कि हमारे पास सपोज कोई भी न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये रदरफोर्ड ने बोला था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो यहाँ से कंसेप्ट आता है कि इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता कुछ तो एनर्जी देगा अपनी। कोई भी चीज़ अगर मूवमेंट में है तो कोई एनर्जी डोनेट कर रही होगी ना, तो यहाँ से इसका एनर्जी लॉस होता 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 हो एनर्जी एक टाइम पर बिल्कुल कम हो जाएगी। तो एनर्जी कम हो जाएगी तो एनर्जी खत्म हो जाएगी, इसको भाई न्यूक्लियस से टकराना चाहिए। इसके बारे में यहाँ पर हमारा रदरफोर्ड नहीं बता पाया था। इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाया था। सेकंड पॉइंट हमने क्या बताया था कि सपोज हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, यहाँ पर मैंने कुछ लाइट फेंकी, वाइट लाइट। तो इस लाइट को फेंकने के बाद कुछ लाइट यहाँ से पास हुई, और सपोज मैं इस लाइट को स्क्रीन पर ऑब्टेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के पैटर्न मिलते हैं। कभी मुझे रेड लाइट मिल गई, कभी मुझे येलो लाइट मिल गई। अब मैंने जैसे ही एलिमेंट चेंज किया, यहाँ पर कोई और एटम आया तो लाइट बदल गई, वाइट सपोज ग्रीन आ गई, वायलेट आ गई। तो अलग अलग तरह की लाइट्स मिल रही है। इन लाइट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बोल लो या रेडिएटेड एनर्जी बोल दो। रेडिएटेड एनर्जी कैसे, सपोज मेरे पास कोई मेटल है, उसको मैं गर्म कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, तो ये भी भाई अलग अलग तरह की एनर्जी छोड़ेगी, अलग अलग तरह की लाइट छोड़ेगी। आपने लोहे को गर्म होते देखा होगा, वो पहले ब्राउन से कलर का होता है, फिर इसको जैसे जैसे हीट करते जाएंगे रेड, वाइट, येलो, ऐसे ऐसे अलग अलग कलर आते हैं लोहे में भी, लोहे को गर्म करते जब। तो इसको बोलते हैं रेडिएटेड एनर्जी या बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसको बताने में रदरफोर्ड हमारा अनसक्सेसफुल रहा था, इसलिए भाई शुरुआत होती है बोर मॉडल की। तो बेसिकली बोर ने क्या किया, बोर ने दो कंसेप्ट को कंबाइन कर दिया। कौन सा कंसेप्ट, एक तो रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल हमने जो पढ़ चुके हैं, उन्होंने उसका थोड़ा सा रोल लिया। सेकंड, उन्होंने आइंस्टाइन और प्लांक के क्वांटम हाइपोथेसिस को इंक्लूड किया। अब क्या बोला था आइंस्टाइन ने, क्या बोला था प्लांक ने? उन्होंने बोला था कि हमारे पास एक फोटोन है जिसकी एनर्जी होती है NH-nu। इसी से सारी एनर्जी दी जाती है भाई। क्वांटम वर्ल्ड में सारी एनर्जी इसी से दी जाती है, फोटोन की। जहाँ पर n की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, सपोज मैं अगर n की वैल्यू 0 लेता हूँ तो मेरे पास एनर्जी हो जाएगी 0। अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ तो हो जाएगी H-nu, 2 लेता हूँ तो 2H-nu, 3H-nu, 4H-nu। इस तरह मेरे पास अलग अलग तरह की एनर्जी पॉसिबल है किसी फोटोन की। इतनी एनर्जी पॉसिबल है, ये चलती जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि 0 और H-nu के बीच में कोई भी एनर्जी नहीं है, तो मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है। पहले ये माना जाता था कि जो हमारी एनर्जी है वो कंटिन्यूस होती है, वो सतत होती है। लेकिन प्लांक के आने के बाद पता चला कि भाई प्लांक ने बोला कि एनर्जी 0 है, H-nu है, 2H-nu है, लेकिन उनके बीच की वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज। इसी का यूज किया बोर ने अपने मॉडल में। तो भाई बोर मॉडल के जो रूल थे उनको बोला जाता है पोस्टुलेट्स को हिंदी में बोला जाता है अभिग्रहित भाई एक तरह के आप नियम मान लो भाई, जो फॉलो करने हैं हमें बोर का मॉडल यूज करने के लिए। तो भाई क्या अभिक्रिया दिए थे बोर ने? तो भाई यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ घूम रहे हैं। सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक स्टेट और लेते हैं, ये अलग अलग कक्षा है, इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है भाई। बोर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन या तो इस कक्ष में रहेगा या इस कक्ष में रहेगा। सपोज कोई अनदर कक्ष बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी इन ऑर्बिट के बीच के एरिया में नहीं हो सकता। ये खाली एरिया में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हमेशा एक ऑर्बिट में रहेगा, कभी भी बीच के वैक्यूम स्पेस में नहीं आ सकता। इसी को बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट। तो बोर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है और कुछ फिक्स ऑर्बिट्स में घूम रहा है, उनको नाम दे दिया स्टेशनरी स्टेट्स। अब ये जो हमारी ऑर्बिट्स हैं इनको नाम दे दिया स्टेशनरी स्टेट, या हिंदी में बोलते हैं स्थायी अवस्था। इनके अलावा इलेक्ट्रॉन हमारा कहीं बीच में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स्ड ऑर्बिट में रहेगा, और इन ऑर्बिट्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि इस ऑर्बिट की त्रिज्या या रेडियस क्या होगी। ये हम अभी बोर मॉडल से निकाल सकते हैं वैल्यूज, भाई क्या पॉसिबल वैल्यूज है इन ऑर्बिट की। तो भाई ये हमारा बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया। सेकंड पोस्टुलेट बोर ने क्या दिया? अब बोर ने बोला कि जैसे भाई ये चीज़ घूम रही है, भाई ये हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो घूमता घूमता जब भी कोई चीज़ घूमती है तो भाई उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम। अब ये ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसके पास कौन सा मोमेंटम होगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L=mvr। तो भाई यहाँ से बोर ने बोला कि जो हमारा mvr होता है वो NH कट के इक्वल होता है। इसको बोलते हैं बोर क्वांटाइजेशन रूल। काफी इंपॉर्टेंट है भाई ये रूल, 1 नंबर के लिए किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, और नहीं तो कंपटीशन एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं कि बोर क्वांटीकरण नियम क्या है। तो L=NH कट, इतना सा रूल है। H कट क्या होता है? H कट होता है हमारा H/2π।
ये मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, MVR इक्वल टू NH कट। अब थर्ड रूल आता है हमारे पास एनर्जी के रिगार्डिंग। तो भाई बोर के अकॉर्डिंग क्या था कि सपोज ये हमारे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्टेट में घूम रहा है। सपोज ये एक ऑर्बिट है, एक सेकेंड ऑर्बिट ले लेते हैं, एक ऑर्बिट और बना लेते हैं। तो ये सपोज हमारे पास 3 अलग अलग तरह की ऑर्बिट आ गई। कोई भी हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट है, हम इसका नाम नहीं ले रहे, कोई भी रैंडम एलिमेंट हमने ले लिया। तो ये उसका बोर मॉडल उसने बना दिया। तो उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में हो सकता है। इनको नाम दे दिया स्टेशनरी स्टेट्स, या हिंदी में बोलते हैं स्थायी अवस्था। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन कहीं भी बीच में नहीं अवेलेबल हो सकता। अब सपोज मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो भाई इलेक्ट्रॉन हो चाहे एटम हो चाहे कोई भी चीज़ हो, हम इंसान की तरह सारे आलसी हैं, सभी ग्राउंड स्टेट में आना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पर ये भाई हाई एनर्जी स्टेट है, ये लो एनर्जी है, और ये उससे भी लो है। तो जैसे ही एनर्जी हाई से लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन आएगा तो कुछ एनर्जी डोनेट करनी पड़ेगी इसको। सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, तो इस केस में क्या करेगा, ये कुछ एनर्जी छोड़ेगा। अब आपके पास हाई एनर्जी है, आप लो में जा रहे हो, तो कुछ ज़्यादा वैल्यू है ना आपके पास, तो वैल्यू कम करके ये एनर्जी इसने बाहर निकाल दी। अब इसी तरह सपोज मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लोअर एनर्जी में है और इसको हाई में जाना है। अब हाई में कैसे जा सकता है, इसको कुछ एनर्जी चाहिए होगी ना, इसको कोई मोटी रकम चाहिए होगी। तो यहाँ से भाई बाहर से कहीं से एनर्जी आएगी, जिस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पर हाई एनर्जी स्टेट में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं इमिशन, क्योंकि हाई से लो में आ रहा है। हाई से लो में जब चीज़ आ रही है तो उत्सर्जन हो रहा है, या इंग्लिश में बोलते हैं इमिशन। और जब लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जा रहे हैं, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, या हिंदी में बोलते हैं अवशोषण। तो भाई 2 तरह की चीजें आ गई हमारे पास, अवशोषण और उत्सर्जन। तो ये हमारा बोर का थर्ड रूल था इसके रिगार्डिंग। तो बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में। तो ये छोटा सा डायग्राम है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में है तो कुछ एनर्जी डोनेट करके लो में आ गया, और जब हमारा इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट में है तो कुछ एनर्जी लेके वो हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। सपोज ये हमारे पास 2 तरह की स्टेट है, एक M स्टेट, एक N स्टेट। ये सर्कुलर ऑर्बिट है, इनको मैं लाइन से दिखा रहा हूँ। सपोज M क्या है, M हमारी हाई एनर्जी है, N हमारी लो एनर्जी है। अब इलेक्ट्रॉन अगर मेरा M में है, उसको मैं N में लेके आ रहा हूँ, तो कुछ एनर्जी डोनेट करनी पड़ेगी ना, ये कुछ एनर्जी डोनेट कर देगा। अब यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, h न्यू किसके बराबर होगी, जितनी एनर्जी M की थी और माइनस कर देंगे N की एनर्जी, उतनी एनर्जी डिफरेंस करेगा ना। सपोज यहाँ की मुझे एनर्जी 4 है, मुझे चाहिए कितनी 3, तो 1 एनर्जी डोनेट कर देगा। तो ये होगी हमारी एनर्जी कंडीशन आ गई यहाँ पर। तो इसको बोल दिया h न्यू इक्वल टू EN माइनस EM। तो जो एनर्जी हमारी हाई होगी वो एनर्जी पहले आ जाएगी। तो सपोज ये हमारा यहाँ पर N है और ये हमारा M है, तो जो एनर्जी हाई होगी वो हमेशा ऊपर आ जाएगी। इतनी एनर्जी इसको डोनेट करनी पड़ेगी N से M में आने के लिए। तो अब चलते हैं डेरिवेशन की ओर। बोर ने जो डेरिवेशन दिया था एनर्जी वैल्यू निकालने के लिए, ये एनर्जी के लिए डेरिवेशन दिया था कि कितनी एनर्जी हमें चाहिए एब्जॉर्प्शन या इमिशन के लिए। तो भाई हमें पता है हमारा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के चारों ओर घूम रहा है। अब घूम रहा है तो भाई जब भी कोई चीज़ घूमती है तो आपने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की भाई एक चीज़ होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स कब आता है, जब भी चीज़ें सर्कल में घूम रही हैं तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। इसको हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारा प्लस चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ गया कुलाम्बिक बल, कुलाम्बिक फोर्स। किस कारण अट्रैक्ट हो रहे हैं, कुलाम्बिक फोर्स के कारण अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव में हमेशा अट्रैक्शन होता है जो कुलम ने दिया था। अब इसको बैलेंस कौन कर रहा है ताकि इधर की तरफ ना गिरे, इसको बैलेंस कर रहा है अभिकेंद्रीय बल, इसको बैलेंस कर रहा है अभिकेंद्रीय बल जो कि बाहर की तरफ लग रहा है। इलेक्ट्रॉन हमारा ऑर्बिट में घूम रहा है, पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहा है कुलाम के कारण, और वहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ जिसके कारण वो बैलेंस हो रहा है। तो ये भाई बोर ने दिया था। उसने क्या बोला कि हमारे पास सपोज कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो कि इस रेडियस में घूम रहा है, RN रेडियस में घूम रहा है, जिसकी वेलोसिटी है VN, और उसको कैसे बैलेंस हो रहा है, वो बैलेंस हो रहा है अट्रैक्शन फोर्स बैलेंस हो रहा है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास भाई K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वेयर। K हमारा यहाँ पे वैल्यू होता है 9 × 10⁹। Q हमारा चार्ज हो गया, Q भी हमारा चार्ज हो गया। अब Q2 क्या है, Q2 है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। Q1 क्या है, Q1 हमारे पास जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसका चार्ज होता है ZE। तो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास ZE स्क्वेयर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, तो वो हमने एज इट इज लिख लिया mv²/r। अब यहाँ से आप सोल्व करके Rn की वैल्यू निकाल सकते हो। तो Rn की वैल्यू हमने निकाल ली इस तरह से, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब हमारे पास एक कंडीशन हमने लिखी थी बोहर क्वांटाइजेशन रूल, क्या लिखी थी, N = mvr = NH कट। तो ये हमने कंडीशन लिख ली। अब यहाँ से भी आप Rn की वैल्यू निकाल सकते हो।
अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई Rn की 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करके Vn की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 को बराबर पुट कर रहे हैं। तो Vn की वैल्यू आ गई k z e स्क्वेयर एन एच कट। यहाँ से आप देख सकते हैं कि k की वैल्यू हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहती है, e की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, h कट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो Vn का मान किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा z बाई एन के, z बाई एन के। तो n क्या है हमारा, n यहाँ पर ऑर्बिट है, अभी कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये हमारी n/1 आ गई, n/2 आ गई। तो इस तरह से हमारी अलग अलग ऑर्बिट आ गई। तो z क्या है, z हमारा प्रोटॉन नंबर है किसी भी एलिमेंट का। अगर हाइड्रोजन लेंगे तो हाइड्रोजन के लिए z का मान कितना होता है 1, हीलियम के लिए z का मान होता है 2। तो ये हमारा Vn की वैल्यू z बाई एन पर डिपेंड कर रही है। अब हमारे पास Vn की वैल्यू आ गई, तो हम इक्वेशन 2 का यूज करके, इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, L इजकल टू mvr NH कट। तो यहाँ से Vn की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो R की वैल्यू हमारे पास आ गई n स्क्वेयर H कट स्क्वेयर m k z e स्क्वेयर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर H कट की वैल्यू तो मेरे पास कांस्टेंट रहेगी हमेशा, m भी कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मास आप लिख सकते हो, k की वैल्यू कांस्टेंट है, e की वैल्यू कांस्टेंट है। सबकी वैल्यू भरने के बाद हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है 0.53 n स्क्वेयर जेड एंगस्ट्रॉम। तो भाई इसको आप अच्छे से नोट करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इनका, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं एक बार। तो अभी हमारे पास क्या आया, हमारे पास फॉर्मूला आया Rn इजकल टू एन स्क्वेयर बाई जेड इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको आप अच्छे से नोट करना। अब मेरे पास क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है n की, अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ और मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन के लिए जेड का मान हो जाएगा 1। तो Rn कितना आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई R1 की वैल्यू आ गई 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्या मतलब है इसका, क्या है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो सपोज ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है कोई, जिसमें एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। यही होता है ना हाइड्रोजन एटम में, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये जो रेडियस है इसका मान आ गया हमारे पास 0.53 एंगस्ट्रॉम। अगर सपोज मैं n/2 लूँ तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी R2 इजकल टू 4 इंटू 0.53। इसको सोल्व करने से आ जाएगा हमारे पास 2.12 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से इसका क्या मतलब है कि सपोज ये हमारा प्रोटॉन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये है हमारी n/1 स्टेट, ये है हमारी n/2 स्टेट। तो n/2 स्टेट की रेडियस क्या आ गई हमारे पास 2.12 एंगस्ट्रॉम, और n/1 की रेडियस है हमारे पास 0.53। तो ये आ गई हमारी R1, ये आ गई हमारी R2। इसी तरह से हम अलग अलग रेडियस निकाल सकते हैं, R3 R4 सभी रेडियस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बस n का मान चेंज करते रहें। अगर सपोज हमें किसी और एलिमेंट के लिए निकालना हो, हाइड्रोजन के लिए तो हमने z/1 लिख लिया ना, अगर मुझे हीलियम के लिए निकालना हो तो हीलियम के लिए z का मान होता है 2। तो मैं यहाँ पर z को 2 से रिप्लेस कर दूंगा, तो मैं हीलियम के लिए भी वैल्यूज निकाल सकता हूँ। तो भाई अब हमने रेडियस निकाल ली, वेलोसिटी निकाल ली, अब हम निकालते हैं एनर्जी की मान। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी हाफ mv²। जब भी हमारे पास दो चार्ज दिए हों Q1 Q2, तो उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है k Q1 Q2 डिवाइड बाई R। तो यहाँ पर मेरा k एज इट इज रह जाएगा, Q2 का मान मेरे पास E है, Q1 क्या है हमारे पास ZE हो जाएगा, R का मान R एज इट इज रह जाएगा। अब दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस साइन में होता है, तो माइनस साइन पुट कर दिया। तो ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। Vn का मान हमने निकाल लिया है, यहाँ पर k और z e सब कांस्टेंट है, Rn का मान हमने निकाल लिया। तो सबकी वैल्यू पुट करते हैं भाई, सबकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा फॉर्मूला En के लिए। तो ये हमारा फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ लास्ट में। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। यहाँ पर m भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, e की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, h कट की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या क्या है हमारे पास, z बदल सकता है या n बदल सकता है। तो इसको हम z और n की टर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा -13.6 z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई बोहर मॉडल में। इससे आप एनर्जी बता सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी स्टेट में है, सपोज प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा है, तो जिस इलेक्ट्रॉन स्टेट में इलेक्ट्रॉन है आप उसकी एनर्जी बता सकते हो। जिस भी ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन है आप उसकी एनर्जी बता सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके। अब अगर सपोज मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूं, हाइड्रोजन के लिए मुझे पता है जेड का मान कितना होता है, हमारे पास 1 होता है। तो हमारे पास En का मान आ जाएगा -13.6 डिवाइड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं बात करूं ग्राउंड स्टेट क्या है कि लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी क्या है। अब लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो सकता है, n/1 पुट करने से हमारे पास आ जाएगा E1 इजक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा कब है, n इजक्वल टू 1 पुट करने पर। अब अगर सपोज मेरा इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में आ गया,
1 से 2 में आ गया तो मैं n की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे आया ये आया -13.6। z का मान हमने 1 पुट कर दिया, n का मान 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे करते करते हम n का मान बदल सकते हैं और अलग अलग एनर्जी ले आएंगे। तो इस तरह से हमारे पास इतनी पॉसिबल एनर्जी है। ये आ गई हमारी n/1 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये आ गई हमारी n/2 के कॉरस्पॉन्डिंग, n/3। इस तरह से हम एनर्जी लेवल हमारे चेंज होते जाएंगे, n/1, n/2, n/3, n/4। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि E1 का मान कितना है हमारा -13.6, E2 का मान है -3.4, E3 का मान है -1.51। तो इनके बीच में गैप कम होता जा रहा है। यहाँ पर गैप ज़्यादा था, फिर गैप कम होता गया, इसलिए यहाँ पर गैप ज़्यादा दिखाया हमने और यहाँ पर गैप हमने कम दिखाया। अब बात करते हैं भाई बोर मॉडल में क्या कमियां थी। भाई ये भी 100% सक्सेसफुल नहीं था ये मॉडल। देखते हैं कमियों के बारे में बात करते हैं। तो पहली कमी तो ये थी कि बोर ने बोला जो हमारा इलेक्ट्रॉन है भाई ये सर्कल में घूमता है, बट ये हमेशा ट्रू नहीं है, कभी कभी वो भाई इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी घूमता है। तो ये इसकी पहली कमी थी। सेकेंड कमी थी भाई इसने क्या बोला, इसने क्या यूज किया था, इसने बोला कि हमारे पास जब हमने कूलम्बिक बल का फॉर्मूला लिखा था हमने क्या यूज किया था, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। यहाँ पर Q2 का मान हमने E लिया था, मतलब हमने एक इलेक्ट्रॉन यूज किया था कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो थ्योरी है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल है, हाइड्रोजन के लिए। अब आप सोचोगे हीलियम में तो भाई एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, हीलियम में तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम का फॉर्मूला क्या होता है 2He4। अगर मैं हीलियम के में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, मतलब हीलियम प्लस आयन ले लूं, तो वो हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं तो उसमें से प्लस प्लस 2 बार ले लूं तो वो हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। तो ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल थी ये थ्योरी, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स के लिए थ्योरी पॉसिबल नहीं थी। नेक्स्ट कमी क्या रहती है हमारे पास, अब यहाँ पर हमने E = NH μ यूज किया था और एक यूज किया था L = NH कट। अब n क्या है, n हमारा बताता है कौन सी ऑर्बिट में है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्यों यूज किए, इसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं था इसके पास, बोर के पास, तो ये कमी इसकी रहेगी। फोर्थ कमी आती है, अब हमने क्या किया, हमने इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमने Rn की वैल्यू भी निकाल ली, Vn की वैल्यू निकाल ली। अब अगर आप Vn निकाल सकते हो तो Vn से इसको मास से मल्टीप्लाई करके आप मोमेंटम भी तो निकाल सकते हो, Pn। अब आपने Rn भी निकाल लिया, तो ये तो हाइजेनबर्ग रूल के विरोधाभासी हो गया भाई। हाइजेनबर्ग ने कहा था आप कभी भी सेम टाइम पर दोनों चीजें मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इसने तो दोनों मेजर कर दी। तो भाई ये इसकी कमी थी कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहा है, क्योंकि हम रेडियस और वेलोसिटी दोनों सेम टाइम पर निकाल रहे हैं। तो भाई ये यहाँ पर हमारा बोर मॉडल फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बात करेंगे, बोर मॉडल को कंटिन्यू करेंगे लेकिन कुछ एडवांस में जाएंगे इसके बारे में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।